सभी शिक्षक साथियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो सिलेबस दिया गया था, उस सिलेबस के अंतर्गत हमने इतिहास विषय से एक ऐसे टॉपिक को लिया है जिससे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं। बीपीएससी की नज़र में इस चैप्टर से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे, अगर इस वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से देख लिया जाए तो उम्मीद है कि एक भी प्रश्न इससे संबंधित जो पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण। 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, इसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1857 ईस्वी की क्रांति जो थी, इसका आखिर कारण क्या था? तो इसके कई कारण थे। राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था। इन कारणों में से क्या है कि सबसे पहले हम राजनीतिक कारण को देखेंगे। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिया है वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली क्या है कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल जो था 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था और इन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई थी, एक ऐसी संधि बनाई थी जिसके द्वारा क्या था कि भारत में जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, उसके कार्यों पर ये प्रतिबंध लगाना चाहता था और ये अपनी सत्ता को विस्तार करने के लिए हमेशा प्रयास में रहता था। तो सहायक संधि किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ये सहायक संधि का आखिर शर्त क्या था? तो शर्त जो है ना, ये देखिए 3 पॉइंट हमने दिया है, ये सभी जो है वो शर्त है। ये शर्त में क्या क्या है कि कोई भी भारतीय राजा जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के बिना क्या है कि किसी के साथ संधि नहीं कर सकता है। अर्थात भारत में जो भी शासक हैं, जो भी राजा हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के बिना किसी दूसरे के साथ वो संधि नहीं कर सकता है। दूसरा शर्त क्या था? दूसरा था कि कोई भी राजा यूरोपीय नागरिक को अपने कार्यों हेतु नियुक्त नहीं करेगा। यानी किसी भारतीय शासक या भारतीय राजा का अगर यूरोपीय व्यक्ति का उसको सहयोग चाहिए या अपने कार्य में उसको अगर नियुक्त करना है तो वो नियुक्त नहीं कर सकता है। ये किस में था? ये सहायक संधि में ये शर्त था कि कोई भी राजा यूरोपीय व्यक्ति को या यूरोपीय नागरिक को अपने कार्यों के लिए नियुक्त नहीं कर सकता है। तीसरा शर्त ये भी था, इसमें क्या लगा दिया गया कि जो पहले से नियुक्त जो यूरोपीय है उसको उसके पद से हटा देना था। ये था सहायक संधि का शर्त। तो सहायक संधि जो था वो किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगर पूछ देगा कि लॉर्ड वेलेस्ली का जो था ये शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। इसके बाद फिर क्या है कि ये जो सहायक संधि बनाया था, तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से राजा थे, कौन कौन सा रियासत था, तो इसको स्वीकार करने वाले कौन कौन लोग थे? तो देखिए, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो थे या इसको स्वीकार करने वाले जो शासक थे या रियासत थे, वो कौन कौन थे? तो इसमें क्या है कि जो बीपीएससी की नज़र में जो है ये प्रश्न जो बनता है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासकों के लिए, ये मात्र 3 है। ये 3 से ही हमेशा इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्या है? हैदराबाद। तो हैदराबाद को क्या है कि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के जो निजाम अली थे, जो वहाँ के शासक थे, इन्होंने क्या कर दिया कि सहायक संधि पर सबसे पहला हस्ताक्षर कर दिया। अगर प्रश्न पूछेगा, ये बार बार प्रश्न पूछा भी गया है कि सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे और वो कहाँ के थे? तो ये हैदराबाद के थे। ये हैदराबाद में कौन थे? निजाम अली। कब किए थे? तो 1798 ईस्वी में। दूसरी बात क्या है कि मैसूर में क्या है कि 1799 ईस्वी में जो कृष्णराज बहादुर थे, उन्होंने भी क्या किया कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। इन शर्तों के अंतर्गत वो बंध गए। फिर इसके बाद है कि अवध के कौन थे नवाब? तो 1801 ईस्वी में नवाब वाजिद अली शाह ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। ये था लॉर्ड वेलेस्ली की नीति, यानी सहायक संधि को अपनाना। तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले लोग कौन कौन थे? तो भारत के कौन कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम अली, मैसूर के कौन थे? कृष्णराज बहादुर, और इसके बाद कौन थे? अवध के नवाब वाजिद अली शाह। अगर इसको मान लिया जाए कि याद नहीं होता है, तो हम किस प्रकार याद करेंगे कि हमेशा याद रहेगा? तो इसको इस तरह से याद रखना है कि अगर पूछेगा कि सहायक संधि, तो जैसे ही दिमाग में सहायक संधि आएगा तो सहायक संधि या अली, बर्बाद भैंसुर आबाद हो गया। क्या बोले हम? बर्बाद भैंसुर
ठीक है ना, आबाद हो गया, आबाद हो गया। अब ये देखिए, ये आपको एक ऐसे ट्रिक से याद रखना है कि बर्बाद बोले कि या अली यानी वेलेज अली, सहायक संधि को देने वाले कौन थे, तो लॉर्ड वेलेज अली। अब बर्बाद भैंसुर आबाद हो गया, आबाद नहीं आबाद हो गया, तो बर्बाद यानी हैदराबाद। सबसे पहले क्या है कि हैदराबाद के निजाम अली ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद भैंसुर यानी मैसूर, फिर क्या है कि मैसूर 1799 में कृष्णराज बहादुर ने इस पर हस्ताक्षर किया। फिर आबाद यानी अवध, तो अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन लोग थे। तो 1798 में कौन था, हैदराबाद के निजाम अली। फिर उसके बाद है कि 1799 में कौन था, तो मैसूर के कृष्णराज बहादुर। और 1801 में कौन था, तो वाजिद अली शाह। अब इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये भी क्या था, ये भी गवर्नर जनरल था। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक होता है, तो 1836 से 1842 ईस्वी तक। तो ये कहाँ कहाँ प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी जो है से मुग़ल शासक की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था। क्या क्या प्रतिबंध लगाया था, तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट लिखा हुआ है कि मुग़ल शासकों को नज़र लेना, फिर है मुग़ल शासकों को खिल्लत देना, और फिर है दरबार लगाना। ये 3 कार्यों पर प्रतिबंध लगाया था मुग़ल शासकों को। ये पहला जो पॉइंट है कि मुग़ल शासकों को नज़र लेना, ये इसमें क्या किया था, ये तीनों पर क्या किया था, इस पर प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। अब इसमें एक एक चीज़ पढ़ना है हमको कि मुग़ल शासकों को नज़र लेना। तो नज़र लेना का मतलब क्या होता है, तो मुग़ल शासक के अधीन अगर कोई भी व्यक्ति को अगर अच्छा पद मिल जाता है तो वो खुश होकर के क्या करता है कि मुग़ल शासकों को कुछ उपहार देता था। उसी उपहार को यहाँ पर नज़र के नाम से जाना जाता है। तो नज़र का मतलब क्या हो गया, उपहार। तो उपहार किसको देना, तो मुग़ल शासक को देना। ऐसा नहीं समझ लेना है कि मुग़ल शासक किसी को उपहार दे रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। ये उपहार क्या है कि उपहार यहाँ लेना है, यानी मुग़ल शासक क्या कर रहे हैं, नज़र ले रहे हैं, यानी उपहार ले रहे हैं। किसके द्वारा, तो मुग़ल शासक के अधीनस्थ जो किसी व्यक्ति को अगर अच्छा पद मिल जाता है तो वो खुश होकर के क्या करता है, मुग़ल शासक को अपनी तरफ से उपहार देता है, यानी गिफ्ट करता है। उसी गिफ्ट को, उपहार को क्या है कि नज़र लेना समझा जाता है। फिर है मुग़ल शासकों को खिल्लत देना। अब खिल्लत क्या होता है, तो यहाँ देखिए था नज़र लेना, यानी मुग़ल शासक उपहार ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, खिल्लत देना, यानी खिल्लत दे रहे हैं। तो खिल्लत का मतलब क्या होता है, खिल्लत का मतलब होता है रेशमी वस्त्र, ठीक है, रेशमी वस्त्र। अब यहाँ पर देखा जाए मुग़ल शासक रेशमी वस्त्र किसको देते थे, तो मुग़ल शासकों के अधीनस्थ अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर देता है तो मुग़ल शासक खुश होकर के क्या करते थे, उसको रेशमी वस्त्र देते थे। और वो व्यक्ति क्या था कि विशेष अवसरों पर उस रेशमी वस्त्र को पहनता था। यही था रेशमी वस्त्र लेना, देना का मतलब खिल्लत देना। अब ये सब चीज़ें जो है, फिर है उसके बाद दरबार लगाना। तो दरबार लगाना का मतलब क्या है कि मुग़ल शासक जो थे वो हर एक शुक्रवार को दरबार लगाते थे, जिसमें क्या है कि उसकी प्रजा जो है ना अपनी समस्याओं को वहाँ सामने रखता था और फिर उस समस्या का निदान किया जाता था। यानी सब अपने अपने विचार वहाँ पर रखते थे, यानी दरबार लगाया जाता था हर एक शुक्रवार को। लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड जो था वो क्या था कि इन सभी कार्यों को देख करके इसे रहा नहीं किया, इस पर प्रतिबंध लगाया। इसका कहना था क्या कि ये जो नज़र लेना और खिल्लत देना, दरबार लगाना, हम गवर्नर जनरल हैं, सर्वोच्च सर्वे सर्वा तो हम हैं, सर्वोच्च शक्ति जब मेरे हाथ में है तो सब कुछ हम कर सकते हैं, फिर ये मुग़ल शासक ऐसा क्यों करेगा। तो मुग़ल शासकों की इस गतिविधियों पर इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ये था लॉर्ड ऑकलैंड की नीति, यानी मुग़ल शासकों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। क्या था, सबसे पहला कि मुग़ल शासकों को नज़र लेना, फिर मुग़ल शासकों को खिल्लत देना, फिर उसके बाद दरबार लगाना। यानी कहने का मतलब क्या है, न तो नज़र लिया और न तो खिल्लत दिया, न दरबार में आया, गजब का ऑकलैंड है। यानी कहने का मतलब कि ऑकलैंड जो है उन्होंने क्या किया, नज़र लेना, खिल्लत देना और दरबार लगाना, ये तीनों कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। ये था लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड ऑकलैंड
1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण बना। अब इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। अब उसको देखते हैं। डलहौजी की नीति क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल है, इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक था। ये कौन सी नीति अपनाती है? तो लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी नीति अपनाई थी जिसे हम हड़प की नीति कहते हैं या व्यपगत की नीति बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने क्या है, मुग़ल शासक को जो बात बोला था वो क्या बोला था? सबसे पहला है कि मुग़ल शासक को लाल किला खाली करना पड़ेगा। ये मुग़ल शासक को बोला कि हम गवर्नर जनरल हैं, सर्वे सर्वा हम हैं। ये जो है ना, ये मुग़ल शासक को क्या कह दिया कि तुम लाल किला खाली करो जितना जल्दी हो सके। अब लाल किला खाली करके ये शासक कहाँ जाएगा? तो दूसरी बात क्या है कि मुग़ल शासक को कुतुब मीनार के पास रहना होगा। लाल किला खाली कर देना होगा किसी भी हाल में और कुतुब मीनार के पास रहना होगा। कुतुब मीनार के पास कहाँ रहेगा? तो कुतुब मीनार के पास एक क्या है, एक सामान्य भवन था। सामान्य भवन था यानी साधारण भवन था, उसी में रहने का ये आदेश दे देता है। उसके बाद फिर क्या है कि बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी अब अंतिम जो मुग़ल शासक जो था ये कौन था? बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र जो है ना, इसके शासन के अंत होने के बाद जो है अब इसका कोई अधिकारी नहीं बनेगा। ये किसका कथन था? ये किसकी नीति थी? तो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी कि मुग़ल शासक को जितना जल्दी हो सके लाल किला खाली करो। और उसके बाद फिर क्या है कि मुग़ल शासक को कहाँ रहना होगा? तो कुतुब मीनार के पास एक साधारण भवन है, उसी में उसको वहाँ पर रहना पड़ेगा। दूसरी बात फिर क्या है कि लॉर्ड डलहौजी जो है ना, ये हड़प की नीति अपनाई थी। इसकी नीति को क्या कहा गया? हड़प की नीति, और इसको व्यपगत की नीति भी कहा जाता है। तो बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस पर क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी? तो हड़प की नीति थी। या हड़प की नीति किसने अपनाई थी? कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद है कि इसमें एक क्वेश्चन और आएगा। वो क्या बनता है इसमें क्वेश्चन कि बहादुर शाह जफ़र जो है ये अंतिम मुग़ल शासक था। तो अंतिम मुग़ल शासक का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफ़र। इससे संबंधित इस तरह भी पूछा जाएगा कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उस समय जो थे वो मुग़ल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफ़र। अब इसके बाद आता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पे जाने वाले विभिन्न रियासत। रियासत का मतलब क्या होता है? रियासत का मतलब राज्य कहलाता था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से राज्य को हड़प लिया था? तो हड़पे जाने वाले जो राज्य था इसका नाम क्या था? सबसे पहला है सतारा को 1848 ईस्वी में। इसका शासनकाल देखिए 1848 ईस्वी से है, और उसी ईस्वी से क्या है कि इन्होंने हड़पने का काम शुरू कर दिया था। तो सबसे पहला क्या है, किसको हड़प लिया था? तो सतारा को। ये अगर क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले जो हड़पे जाने वाले जो रियासत था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सतारा। फिर उसके बाद आता है जैतपुर, फिर संभलपुर। ठीक है ना, ये जैतपुर और संभलपुर दोनों अलग अलग है। इसको कब हड़पा गया था? तो 1849 ईस्वी में। फिर उसके बाद है बघाट को 1850 ईस्वी में। फिर उदयपुर को 1852 ईस्वी में। फिर है झांसी को 1853 ईस्वी में। फिर नागपुर को 1854 में, और अवध को 1856 ईस्वी में। अब देखा जाए यहाँ 1848, 49 और 50 ये तीनों सीरियल नंबर से चल रहा है। फिर उसके बाद है कि उदयपुर, झांसी, ठीक है ना, और नागपुर, ये तीनों सीरियल नंबर से चल रहा है। इसके बाद अंत में 1856 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, और 1856 में क्या करता है? अवध को भी हड़प लेता है। अब इसको हम याद किस तरह से करेंगे? तो इसको इस तरह से याद करना है कि लॉर्ड डलहौजी जो है ना, वो कौन कौन से राज्य को हड़प लिया था, उसका नाम क्या था। तो जैसे ही आएगा कि लॉर्ड डलहौजी यानी हड़प की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। तो सीधा दिमाग में रखना है कि वो हड़प लिया, यानी समझिए कि हड़प लिया यानी बहुत बड़ा दुख पहुंचा। तो यही न कहेंगे सतारे जैबा उझना अब। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब इस सतारे जैबा उझना अब।
जैवा उझना। अब इसमें क्या करना है, सतारे यानी सबसे पहले जो हड़पा था वो किस राज्य को हड़पा था, सतारे यानी सतारा को। कब हड़पा था, तो 1848 ईस्वी में। कौन सा राज्य था, सतारा। अब इसके बाद फिर क्या है कि जय से क्या हो जाएगा, जैतपुर और संबलपुर, ठीक है ना, जैतपुर, ये जैतपुर हो गया। इसके साथ याद रखना है कि संबलपुर भी है। ब से क्या हो गया, ब से हो गया बघाट, ठीक है। अब इसे ऊ से क्या हो गया, उदयपुर, ये उदयपुर हो गया। और झा से क्या हो गया, झा से हो गया झांसी। और ना से क्या हो गया, नागपुर। और अब से क्या हो गया, अवध, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पे जाने वाले रियासत या राज्य कौन कौन था, तो सीधे याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति, हड़प लिया, सतारे, जैवा उझनायब, ठीक है ना। तब इसमें क्या है कि सतारे को 1848 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखा जाए 1848 के बाद फिर क्या है कि जैतपुर 49 में है, यानी 1849 में, ठीक है ना। और ब भी क्या है, ये दोनों साथ है, तो 49 के बाद क्या आ जाएगा, 1850 में। अब यहाँ खाली है, तो यानी एक स्पेस खाली, तो एक ईस्वी खाली कर दीजिए, तो 51 तो यहाँ खाली रह गया, यानी क्या हो गया, 1852। फिर तीनों लगातार है, 1853 और फिर 1854, फिर यहाँ पर स्पेस यानी एक साल खाली हो गया, तो 1856। ये था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पे जाने वाले रियासत या राज्य। अब इसके बाद राजनीतिक कारण में एक और कारण बनता है, उसका नाम है नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया जाना। तो अब आइए उसको समझते हैं। साहब का पेंशन बंद कर दिया जाना। अब नाना साहब कौन थे, तो इसको समझने के पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि ये है, ये यहाँ पर महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में क्या है कि एक मराठा शिवाजी, ठीक है, मराठा शिवाजी सरदार थे, ठीक है। अब मराठा शिवाजी सरदार के अंतर्गत जो था, इसमें एक मंत्री परिषद हुआ करता था। इस मंत्री परिषद का नाम क्या था, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के अंतर्गत जिसे हम लोग अष्टप्रधान के नाम से भी जानते हैं, अष्टप्रधान। अब क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि शिवाजी, मराठा शिवाजी के जो मंत्री परिषद थे उसको किस नाम से जानते हैं, तो अष्टप्रधान। यह अष्टप्रधान क्या है, तो शिवाजी के मंत्री परिषद थे। अब इस मंत्री परिषद के अंतर्गत एक पद आता था जिसका नाम था पेशवा पद। क्या नाम था, पेशवा पद। और पेशवा पद जो है ना, पेशवा पद, तो अंतिम पेशवा पद जो थे वो कौन थे, तो अंतिम पेशवा पद का नाम क्या था, अंतिम पेशवा। अंतिम पेशवा कौन थे, तो ये थे अंतिम पेशवा में बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। अब यही बाजीराव द्वितीय का एक दत्तक पुत्र था नाना साहब, ठीक है ना। ये नाना साहब कौन थे, तो ये थे नाना साहब। ये नाना साहब कौन थे, तो ये दत्तक पुत्र थे, किनका भाई, तो ये बाजीराव द्वितीय का। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि मराठा शिवाजी सरदार के मंत्री परिषद यानी अष्टप्रधान में जो पेशवा पद था, और उस पेशवा पद में अंतिम जो पेशवा पद के जो व्यक्ति थे वो कौन थे, बाजीराव द्वितीय थे। तो इसे अंग्रेज सरकार के द्वारा जो था ना, इसे पेंशन दिया जाता था। लेकिन बाजीराव द्वितीय के बाद जब कहता है इसके उत्तराधिकारी में कौन थे, नाना साहब जो दत्तक पुत्र थे उसके, तो इसको पेंशन बंद कर दिया गया। बात ये हुआ कि इसको पेंशन बंद क्यों किया गया, तो अंग्रेज सरकार के द्वारा बोला गया क्या कि बाजीराव द्वितीय को हमने पेंशन दिया था, हमने पेशवा पद को नहीं दिया था। यानी उसको कहने का मतलब क्या था कि हम बाजीराव द्वितीय को हमने व्यक्तिगत पेंशन दे रहा था, हमने इस पद को पेंशन नहीं दिया था कि हम नाना साहब को भी हम पेंशन दे सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या है कि मन में विद्रोह की भावना उठ जाती है। तो ये 1857 ईस्वी का ये भी एक कारण बन जाता है। इसके बाद फिर क्या है कि कुछ प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण में क्या था कि भारतीयों को कभी भी
उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था, नियुक्त नहीं किया जाता था, जो ये 1857 ईस्वी का ये मुख्य कारण बना। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण देखा था कि लॉर्ड वेलेस्ली का, जिन्होंने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। सहायक संधि के द्वारा कहता है कि राजाओं को, यहाँ के शासकों को किस प्रकार उसकी गतिविधि में प्रतिबंध लगाया। फिर जो सहायक संधि जो अपनाई गई तो उसमें कौन कौन से राज्य, कौन कौन से शासक कहाँ कहाँ के जो थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया और लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर में आ गया। इसके बाद फिर हमने देखा कि लॉर्ड ऑकलैंड, इसने भी क्या किया कि मुग़ल शासकों के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया, जैसे नज़र लेना, वो खिल्लत देना और क्या है कि दरबार लगाना, ये सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने व्यपगत नीति और या हड़प की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत क्या है कि हमने क्या देखा कि सतारा को सबसे पहले इन्होंने हड़प लिया 1848 ईस्वी में। फिर 1849 में क्या देखा कि हमने जैतपुर को, संभलपुर को हड़प लिया। फिर उसके बाद फिर बघाट को, इसी तरह से क्या है उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को और फिर क्या है कि अवध को। इस तरह से अनेक राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया। फिर उसके बाद एक और कारण बना कि नाना साहब को, यानी पेशवा के पद पर जो है ना, अब वो पेंशन मिलना बंद हो गया। फिर उसके बाद कुछ प्रशासनिक कारण भी था कि भारतीयों को उच्च पद पर कभी नियुक्त नहीं किया जाता था, जो 1857 ईस्वी का एक कारण भी बन गया। अब इसके बाद हम लोग सामाजिक और धार्मिक हैं, जो अगले वीडियो में हम लेकर के आए। इस प्रकार आज हमने सामान्य अध्ययन से संबंधित आज इतिहास का एक चैप्टर को लिया है और इसी तरह से सामान्य विज्ञान और DL-ED से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे हम सबका क्या करेंगे, एक प्ले लिस्ट बना देंगे और बारी बारी से सभी वीडियो उसमें अपलोड होता जाएगा। इसे सही से अध्ययन करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।